नमस्कार। भारतीय संविधान पर हमारी चर्चा की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो संविधान की नींव है, उसकी प्रस्तावना। इस सत्र में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले, प्रस्तावना का महत्व क्या है। दूसरा, संविधान के हिस्से के रूप में इसकी कानूनी स्थिति क्या रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया रहा है। और अंत में हम ये देखेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। चलिए इस विषय की शुरुआत संविधान सभा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के कथन से करते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि प्रस्तावना महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उन सभी उम्मीदों, उन आदर्शों और उन सपनों का सार है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आजाद भारत के लिए देखे थे। तो अय्यर जी के कथन से ही ये साफ हो जाता है कि प्रस्तावना का महत्व कितना गहरा है। चलिए इसी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, प्रस्तावना में वो मूल दर्शन और वो राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य लिखे हुए हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। ये एक तरह से संविधान सभा की सोच को हमारे सामने रखती है और ये बताती है कि हमारे संविधान निर्माता भारत को कैसा बनाना चाहते थे। इसी बात को संविधान की प्रारूप समिति के एक और सदस्य के.एम. मुंशी ने एक अलग अंदाज में कहा। उन्होंने प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल बताया। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, भविष्यफल या हॉरोस्कोप। इसका मतलब है कि प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि हम क्या हैं, बल्कि ये एक तरह से भारत की नियति और दिशा भी तय करती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। संविधान सभा के एक और सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने तो प्रस्तावना को और भी खूबसूरत शब्दों में बयां किया। उन्होंने इसे संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा, उसकी आत्मा, उसकी कुंजी और उसका आभूषण कहा। उनके लिए ये एक ऐसा पैमाना था जिससे पूरे संविधान की कीमत आंकी जा सकती है। सोचिए, हर शब्द कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा, क्योंकि ये संविधान को जिंदा रखती है। कुंजी, क्योंकि ये संविधान के जटिल प्रावधानों को समझने का दरवाजा खोलती है। और आभूषण, क्योंकि ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय संविधान निर्माताओं ने ही इसकी अहमियत को समझा। ब्रिटेन के एक जाने माने राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे संविधान का कुंजी नोट या की नोट कह दिया। बल्कि उन्होंने तो अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी की शुरुआत ही हमारी प्रस्तावना के जिक्र से की। ये बात इसके वैश्विक महत्व को दर्शाती है। तो सवाल उठता है कि ये कुंजी नोट आखिर होता क्या है? देखिए, संवैधानिक भाषा में कुंजी नोट का मतलब होता है वो एक मुख्य विचार या थीम जो किसी भी दस्तावेज के पूरे दर्शन को समझने की चाबी दे दे। और बार्कर के हिसाब से हमारी प्रस्तावना बिल्कुल यही काम करती है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह ने इसकी तुलना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये उससे कहीं ज्यादा है। उनके मुताबिक ये हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें एक ऐसा मजबूत संकल्प है जिसे सिर्फ एक क्रांति ही बदल सकती है। ये बात प्रस्तावना की स्थिरता और उसके गहरे महत्व को और पुख्ता करती है। अब प्रस्तावना के इतने गहरे महत्व को समझने के बाद एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। एक ऐसा सवाल जिसने कई दशकों तक हमारी न्यायपालिका को उलझाए रखा और जिसका जवाब जानना संविधान की समझ के लिए बेहद जरूरी है। और वो सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक हिस्सा माना जाए या नहीं? इस एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय वक्त के साथ कैसे बदली, इसे समझने के लिए हमें 2 बहुत ही ऐतिहासिक मामलों को देखना होगा। सबसे पहले 1960 में बेरोबारी संघ का मामला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग को समझने की एक चाबी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। फिर 13 साल बाद 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान की व्याख्या प्रस्तावना में दिए गए महान विचारों की रोशनी में ही की जानी चाहिए। केशवानंद भारती मामले में जो सिद्धांत तय हुआ, उसे 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया। इस बार कोर्ट ने और भी मजबूती से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है।
तो अब ये पूरी तरह से स्थापित है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। हालांकि इस बात के साथ साथ दो और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पहली बात यह है कि प्रस्तावना ना तो हमारी विधायिका यानी संसद या विधानसभाओं को कोई शक्ति देती है और ना ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून बनाते समय विधायिका ये नहीं कह सकती कि उसे ये शक्ति प्रस्तावना से मिली है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक यानी नॉन जस्टिशिएबल है। अब इस शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। गैर न्यायिक होने का सीधा सा मतलब है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं उन्हें लागू करवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। अब देखिए, जब ये तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, तो एक और बहुत बड़ा और तार्किक सवाल सामने आया। ये सवाल हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए बेहद अहम है और इसका जवाब भी हमें केशवानंद भारती मामले से ही मिलता है। और वो सवाल था, क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, प्रस्तावना में भी बदलाव किया जा सकता है? ये सवाल पहली बार केशवानंद भारती मामले में ही गंभीरता से उठाया गया था। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क बड़ा ही साफ और स्टेप बाय स्टेप था। पहला कदम, कोर्ट ने स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। दूसरा कदम, क्योंकि वो संविधान का हिस्सा है इसीलिए उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी, जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। कोर्ट ने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल विशेषताओं या मूलभूत तत्वों को नहीं बदल सकती, और इसी को हम मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। इसी न्यायिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। ये संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया था। एजुटेकन में हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे सटीक तथ्यों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इस एक संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को पूरी तरह से वैध माना, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये शब्द संविधान के मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें और स्पष्ट करते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार करने वाला सवाल सामने आता है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के केंद्र ने हमेशा बना रहता है। प्रस्तावना की मूल विशेषताओं को तय करने, उनकी आखिरी व्याख्या करने और उनकी रक्षा करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? हमारी चुनी हुई संसद के पास या हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका के पास? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निरंतर मंथन जरूरी है। देखिए, प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय या भूमिका नहीं है। ये असल में वो चाबी है जो संविधान के विशाल भवन के दार्शनिक और सैद्धांतिक दरवाजों को खोलती है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं का एक सार है। इसी बात को लेकर जो प्रख्यात न्यायविद थी N.A. पालकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को बहुत सटीकता से संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब ये जो उपमा है, ये एनालॉजी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, एक परिचय पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड क्या करता है? वो किसी व्यक्ति का नाम, पद और उसकी पहचान सब कुछ संक्षेप में बता देता है ना। ठीक उसी तरह हमारी प्रस्तावना भी एक ही पन्ने में हमारे संविधान का पूरा सार, उसकी पूरी फिलॉसफी हमारे सामने रख देती है। ये हमें बताती है कि आखिर शक्ति का स्रोत कौन है, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा और नागरिकों के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं। तो इस विश्लेषण को हम एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक तार्किक क्रम में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना के मूल पाठ को और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। इसके बाद हम प्रस्तावना को उसके 4 मूलभूत घटकों में, यानी 4 कोर एलिमेंट्स में तोड़कर देखेंगे। फिर हम एक एक करके भारतीय राज्य की प्रकृति को बताने वाले शब्दों को, जैसे संप्रभु, समाजवादी, गणराज्य, इनकी गहराई से जांच करेंगे। और सबसे आखिर में हम उन महान उद्देश्यों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें हमारा संविधान प्राप्त करना चाहता है, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अच्छा, तो ये जो प्रस्तावना की परंपरा है, इसकी शुरुआत असल में अमेरिकी संविधान से हुई थी और फिर दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी एक था। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है?
तो देखिए, इसका स्रोत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी कहते हैं। यही वो प्रस्ताव था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और आगे चलकर यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो चलिए अब हम प्रस्तावना के मूल पाठ को एक बार पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब हम प्रस्तावना का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके 4 मूलभूत घटक हैं और यही 4 तत्व वो ढांचा है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक संरचना टिकी हुई है। ये हमें संविधान की शक्ति के स्रोत से लेकर उसके अंतिम उद्देश्यों तक की एक बहुत ही साफ रूपरेखा देते हैं। तो ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है, किसी बाहरी सत्ता से नहीं। दूसरा, भारत की प्रकृति, यानी भारत कैसा देश होगा। ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था के रूप में घोषित करती है। ये शब्द हमारे राष्ट्र का चरित्र बताते हैं। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। इसके तहत न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को हर नागरिक के लिए सुनिश्चित करना है। ये हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। और चौथा, संविधान के अंगीकरण की तिथि यानी 26 नवंबर 1949। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब संविधान को स्वीकार किया गया। चलिए अब हम प्रस्तावना के उन प्रमुख शब्दों का विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं जो भारतीय राज्य की प्रकृति को परिभाषित करते हैं। और इनमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। संप्रभु शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अपने आप में एक पूरी तरह से स्वतंत्र सत्ता है। ये न तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है और न ही किसी दूसरे देश का डोमिनियन है, जैसे कभी हुआ करता था। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और ये अपने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के मामलों का फैसला करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और हाँ, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण भी कर सकता है और अगर चाहे तो किसी दूसरे देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर अपना दावा छोड़ भी सकता है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है समाजवादी, जिसे 1976 के 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। भारत का जो समाजवाद है वो साम्यवादी समाजवाद या कम्युनिस्ट सोशलिज्म से अलग है। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? उत्पादन और वितरण के सारे साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। इसके उलट भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। ये एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। और इसका मूल लक्ष्य क्या है? गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। पंथ निरपेक्ष शब्द इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एक सकारात्मक अवधारणा है। ये पश्चिम की अवधारणा से अलग है, जहां धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग अलग रहते हैं। भारत में इसका मतलब ये है कि देश में जितने भी धर्म हैं, सभी को राज्य से समान आदर, समान संरक्षण और समान समर्थन मिलेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम राज्य की प्रकृति को बताने वाले अगले 2 महत्वपूर्ण शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये दोनों शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा है उसे साफ करते हैं। देखिए, लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। भारत ने इसी प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, जिसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अपनी सभी नीतियों और कामों के लिए विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम एडुटेकन में बहुत फाउंडेशनल मानते हैं।
इस संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने साफ किया कि प्रस्तावना में जो लोकतंत्र शब्द है वो सिर्फ एक राजनीतिक ढांचे की बात नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र जीवन की वो पद्धति है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मानती है। उनके मुताबिक अगर इन तीनों में से एक भी कम हुआ तो राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा ढह जाएगा। अब आते हैं शब्द गणराज्य पर। एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख होता है यानी हेड ऑफ द स्टेट, वो हमेशा एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, चाहे सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि भारत में होता है। ये राजशाही यानी मोनार्की से बिल्कुल अलग है, जहां राज्य का प्रमुख वंश के आधार पर बनता है, जैसे कि ब्रिटेन में। भारत का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वो 5 साल की अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसलिए भारत एक गणराज्य है। तो राज्य की प्रकृति को समझने के बाद अब हम उन महान उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करना चाहता है। ये उद्देश्य ही हमारे संविधान की नैतिक नींव है और ये है न्याय, स्वतंत्रता और समता। प्रस्तावना में न्याय के 3 अलग-अलग रूपों की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो या चुनाव में हिस्सा लेने का। स्वतंत्रता या लिबर्टी का अर्थ यहाँ पर दोहरा है। पहला, व्यक्तियों की गतिविधियों पर किसी भी तरह की रोक-टोक का न होना, और दूसरा, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। हमारी प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के जरिए हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। ये एक क्वालिफाइड लिबर्टी है जिस पर संविधान के दायरे में तर्कसंगत सीमाएं भी लगाई गई हैं। अब बात करते हैं समता यानी इक्वालिटी की। इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलेंगे। प्रस्तावना का ये आदर्श सिर्फ एक घोषणा नहीं है। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, इसे संविधान के अलग-अलग हिस्सों में ठोस रूप दिया गया है। नागरिक समता हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक के मौलिक अधिकारों में मिलती है। राजनीतिक समता अनुच्छेद 325 और 326 में दिखती है और आर्थिक समता की झलक हमें अनुच्छेद 39 जैसे नीति निदेशक तत्वों में मिलती है। तो न्याय, स्वतंत्रता और समता के व्यक्तिगत आदर्शों को स्थापित करने के बाद प्रस्तावना हमें एक सामूहिक आदर्श की तरफ ले जाती है जो इन सभी को एक धागे में पिरोता है, और वो है बंधुत्व की भावना यानी फ्रेटर्निटी। बंधुत्व का सीधा सा अर्थ है भाईचारे की भावना। हमारा संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे की इस भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा हमारे मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं, वो भी हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बताते हैं कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व को 2 बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली बात है व्यक्ति की गरिमा और दूसरी है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति का सम्मान हो और साथ ही साथ देश की एकता भी बनी रहे। ये दोनों बंधुत्व के 2 ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शब्द है अखंडता, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में बढ़ रही अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकना और राष्ट्र की एकता के विचार को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं। प्रस्तावना में जो संवैधानिक बंधुत्व का आदर्श दिया गया है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता की गारंटी देता है, उसे असलियत में पूरी तरह से हासिल करने में आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं?
सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद जैसी जो ताकतें हैं वो इस भाईचारे की भावना को कैसे कमजोर करती हैं। इन बाधाओं को पार करके एक सच्चे अर्थों में बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण कैसे किया जाए, ये सवाल सिर्फ एक अकादमिक चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए आत्ममंथन का भी है।